नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। गालिब का एक शेर है, उसका कुछ हिस्सा है। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये बात ये शेर बहुत से पॉलिटिशियंस पर, भारत के और आज के, उन पर बड़ी सटीक बैठती है। एक पॉलिटिशियन का, एक राजनेता के बारे में अभी कुछ दिन पहले मैं बात कर चुका हूँ, तो उनका नाम नहीं लूँगा। आज बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार की। कुछ लोग उनको देश की राजनीति का भी चाणक्य मानते हैं। मैं मानता हूं कि वो जिस तरह से प्रशांत किशोर ओवर हाइप्ड है, वैसे ही शरद पवार हैं। उनकी राजनीतिक शक्ति, वो बहुत अच्छे सौदेबाज हैं। उनको राजनीति में पैसा दिखता है, सौदा दिखता है, समाज सेवा नहीं दिखती। समाज सेवा से अगर पैसा आता हो तो वो भी दिखती है। लेकिन आज मैं उनके पैसे, उनकी राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने अभी एक टिप्पणी की है द कश्मीर फाइल्स पर, जो फिल्म है विवेक अग्निहोत्री की। उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, इस तरह का कुछ नहीं हुआ, और लोगों के मन में भावना भड़काने के लिए, एक समुदाय के खिलाफ भावना भड़काने के लिए इस फिल्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये वो शख्स कह रहा है जिसको ये बात बोलना तो दूर की बात है, सोचने से पहले भी शर्म आनी चाहिए। ये वही शख्स है शरद पवार, जो 1993 का दंगा जो हुआ मुंबई में, 11 जगह पे बम विस्फोट हुआ था। इन्होंने बयान दिया कि 12 जगह पर हुआ है। आपको मालूम है क्यों? जो कि झूठा बयान था। 12वीं जगह पर बम विस्फोट की बात की। मस्जिद बंदर एक जगह है मुंबई में, कहा वहाँ भी बम विस्फोट हुआ है, और मैंने तस्दीक की है कि बम विस्फोट हुआ है। जो मटेरियल था उससे जो है साबित होता है कि बम विस्फोट हुआ है वहाँ पर। क्यों कहा? बड़े गर्व से खुद ही बताया बाद में कि मैंने जानबूझकर झूठ बोला, और जानबूझकर इसलिए कहा कि जिन 11 जगहों पर बम ब्लास्ट हुए थे वो सब हिंदुओं के इलाके थे, तो एक मुसलमानों का इलाका मैंने जोड़ दिया, जिससे ये संदेश न जाए कि सिर्फ हिंदुओं के इलाके में बम विस्फोट हुए। अब आप इस मानसिकता का क्या करेंगे? इस तरह का नैरेटिव गढ़ने वाले, बनाने की सोचने वालों का क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। 70 साल से ये लोग यही कर रहे हैं, बैलेंस करना। ये दूसरे तरह का संतुलन स्थापित करते हैं जीवन में, अच्छे बुरे का नहीं। ये जो है संतुलन स्थापित करते हैं कि एक जगह दंगा हो जाए तो एक समुदाय के लोगों ने किया है तो गिरफ्तारी दोनों समुदाय से होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और ये आज से नहीं हो रहा है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि ये जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से हो रहा है ये काम। राजस्थान में एक दंगा हुआ था, उसके मामले में उन्होंने बड़ी नाराज़गी जाहिर की थी कि हिंदुओं को भी क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, केवल मुसलमानों को क्यों गिरफ्तार किया गया। भाई, जिसने दंगा किया, जिसने अपराध किया, जो अभियुक्त है, जो उसमें शामिल है, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। या ये किस तरह की राजनीति है जिसमें अपराधी और निर्दोष दोनों को बराबर तौला जाता है, एक ही तराजू के दो पलड़ों पर रखा जाता है, और उसको बराबर किया जाता है कि किसी के पक्ष में झुका हुआ न नजर आए। ये इस तरह की राजनीति ये लोग 75 साल से चला रहे थे। और लेकिन दुख की बात यह है कि आप ऐसे लोगों को वोट भी देते रहे। इनकी आज जो हैसियत है, इनकी जो औकात है, ये जो बोल रहे हैं इसलिए बोल पा रहे हैं कि आपने इनको वोट दिया। ये बात कहने के बाद, सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के बाद, उसके बाद भी अगर शरद पवार चुनाव जीतते हैं, उनकी पार्टी जीतती है, तो इसका मतलब कि उसके दोषी आप भी हैं। तो जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है, जो हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति, उस सब की तो बात छोड़िए, देश के बारे में भी नहीं सोचते। जो डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए जिसके हवाई जहाज़ में जो है वो दाऊद के आदमी बैठ कर जाए, उसके बारे में आप अंदाज़ा लगा लीजिए किस तरह का व्यक्ति होगा। तो आजकल उनको कहीं तो खेलने को चाहिए। तो महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में वो बड़े खिलाड़ी हैं। मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से ज़्यादा ताकतवर है। वहाँ सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना से उनका 36 का आंकड़ा रहा हमेशा।
बाल ठाकरे उनकी कभी नहीं पटी, लेकिन सत्ता के लिए शिवसेना से समझौता कर लिया, उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से समझौता कर लिया। अब वो खेल खेल रहे हैं। अब शिवसेना के नेता और विधायक कह रहे हैं कि अपनी ही सरकार में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ये सरकार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की नहीं है, ये सरकार जो है शरद पवार की है। जो शरद पवार चाहते हैं वो होता है। और शरद पवार जब खेलते हैं इस तरह से तो कई स्तर पर खेलते हैं। असंतोष पैदा किया है उन्होंने कांग्रेस के लोगों में भी। कांग्रेस के विधायकों का, नेताओं का काम ना होने पाए। 25 विधायकों ने कांग्रेस के सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, वो मिलना चाहते हैं, वो असंतुष्ट हैं। नाना पटोले एक दूसरी तरफ कह रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, कि 2024 में हम कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। चौथे नंबर की पार्टी जिसके उत्थान की कोई गुंजाइश नहीं दिखती, पतन की पूरी गुंजाइश दिखती है, वो भी कह रहा है इस सरकार में रहते हुए कि 24 में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन बात शरद पवार की हो रही है। शरद पवार किस तरह से और कितनी तरह से खेलते हैं, इसका अंदाज़ा उद्धव ठाकरे को कतई नहीं था। या था तो वो जानबूझकर इस गड्ढे में खुली आंखों से गिरे हैं। अब शरद पवार खेल खेल रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग तरह से। उनकी पार्टी ने इस बात पर एतराज़ जताया, उनकी पार्टी ने इस बात पर संतोष जताया कि उनकी पार्टी के यानी एनसीपी के मंत्री, दो मंत्री जेल गए, गिरफ्तार हुए, लेकिन बीजेपी के खिलाफ उस तरह से हमलावर उस मुद्दे पर नहीं हुई शिवसेना जैसे होना चाहिए था, जैसे अपने मुद्दों पर होती है। उद्धव ठाकरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया, कैबिनेट से प्रस्ताव पास हो गया कि 300 विधायकों के लिए मुंबई में आवास बनेंगे, विधायक निवास बनेगा। इस फैसले में एनसीपी भी शामिल है, इस फैसले में कांग्रेस भी शामिल है। दोनों बाहर विरोध कर रही। और पार्टी के छोटे नेता करें तो समझ में आता, शरद पवार बयान दे रहे हैं कि हालांकि कैबिनेट ने इसको पास किया है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप सहमत नहीं हैं तो आपकी पार्टी ने विरोध क्यों नहीं किया? आपकी पार्टी क्यों समर्थन में बोली वहाँ कैबिनेट में? क्यों पास होने दिया? ये बताना है उद्धव ठाकरे को कि ये तुम्हारी हैसियत है। तो उद्धव ठाकरे भी हाथ पैर मार रहे हैं। तो उन्होंने शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसके जरिए जो है संदेश एक तरह से कांग्रेस को भिजवाया कि कांग्रेस को यूपीए का नए सिरे से गठन करना चाहिए, उसमें और दूसरे क्षेत्रीय दलों को शामिल करना चाहिए। यानी कांग्रेस का यूपीए में ही नहीं, वो संदेश ये दे रहे हैं कि शरद पवार की तुलना में हम आपके साथ आना ज़्यादा पसंद करेंगे। अब आप देखिए किस तरह के खेल। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसमें तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी, ये तय हो चुका है। विधानसभा चुनाव में कहा, जिस दिन से सरकार बनी कहा जा रहा है कि साथ लड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि लड़ेंगे। अब शिवसेना के एक नेता हैं, लोकसभा सदस्य हैं, उनका कहना है कि उनसे कहा गया कि वो लोकसभा सीट अपनी छोड़ दें, शरद पवार की पार्टी की ओर से कहा गया, जिससे अजीत पवार के बेटे उस चुनाव से बाई इलेक्शन लड़कर लोकसभा में पहुंच सके। तो शरद पवार अगले चुनाव के हिसाब से अपनी गोटियां बिठा रहे हैं और वो उद्धव ठाकरे की कीमत पर अपनी पार्टी का विस्तार और जनाधार बढ़ा रहे हैं। वो अलग बात है कि बढ़ेगा कि नहीं, वो अलग बात है कि तब तक उनकी पार्टी के कितने लोग जेल में होंगे। 2024 आते आते जब तक विधानसभा चुनाव होगा, उनके कितने मंत्री, कितने नेता जेल में होंगे, उनके परिवार के कितने लोग जेल में होंगे, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में बहुत भारी अंदर अंदर झगड़ा चल रहा है। ये सरकार टिकी हुई है तो सिर्फ इसलिए कि वित्तीय हित जुड़े हुए हैं तीनों दलों के, उसके अलावा कोई कारण नहीं है इस सरकार के चलने का, इस सरकार के बने रहने का। इसीलिए सरकार चल रही है कि अगर चुनाव भी लड़ना है तो उसके लिए पैसा जुटाना है, फंड जुटाना है, और वो तभी हो सकता है जब सरकार बनी रहे। इसलिए सब एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई किसी के साथ नहीं है, सब एक दूसरे के खिलाफ है। उद्धव ठाकरे को समझ में आ रहा है कि वो शरद पवार के ट्रैप में फंस गए। शरद पवार ने उनको मुख्यमंत्री का पद दे दिया,
उसके अलावा सरकार में सारी ताकत उनकी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शिवसेना के विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि सरकार का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो एनसीपी उठा रही है, शरद पवार उठा रहे हैं। शरद पवार पूरे देश में जो राजनीति कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने का जो दावा पेश कर रहे हैं, वो इसी सरकार के भरोसे। ये सरकार आज गिर जाए तो कोई शरद पवार को पूछने वाला नहीं है। तो इस सरकार के क्लाउड का, इस सरकार के होने का, बल्कि कहें क्लाउड तो कहाँ है, इस सरकार के होने का, इसके अस्तित्व में होने का पूरा राजनीतिक फ़ायदा शरद पवार उठा रहे हैं। लेकिन शरद पवार जैसे नेता जो आतंकवादियों से भी संबंध बनाने में गुरेज नहीं करते, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनको दाऊद से जुड़ा हुआ बताते हैं। उनके लिए शायद ये शर्म की बजाय गर्व की बात है। लेकिन जिस तरह से शरद पवार चल रहे हैं उसमें बाकी दोनों दलों यानी शिवसेना और कांग्रेस की बर्दाश्त करने की क्षमता कब खत्म हो जाएगी, उसकी सीमा कब खत्म हो जाएगी, कोई नहीं कह सकता। और कांग्रेस पार्टी तो जो कहते हैं ना कि बिना डंडे की फ़ौज है, वो किधर जाएगी, कहाँ जाएगी, कुछ पता नहीं। उसके विधायकों को अभी से चिंता होने लगी है कि अगले चुनाव में हमारा क्या होगा। ये जो 25 विधायक हैं, ये अगर आप किसी दिन खबर सुने कि इन लोगों ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इन 25 विधायकों के बाहर निकलते ही ये सरकार भरभरा कर गिर जाएगी। लेकिन वो निकलेंगे नहीं निकलेंगे, कब निकलेंगे, इतना तो तय है कि उनको दिल्ली से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा की ये हैसियत नहीं है कि वो महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे या शरद पवार को कह सकें कि ये ऐसा होना चाहिए। इसके बावजूद कि उन्हीं के समर्थन पर ये सरकार चल रही है, बल्कि कहें कि तीनों के बारे में ये कहा जा सकता है कि तीन में से कोई एक हटा तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन ये सरकार चल रही है, इसके बावजूद सबसे कमज़ोर स्थिति इसमें कांग्रेस की है और कांग्रेस में धीरे धीरे असंतोष बढ़ रहा है। वो असंतोष कब ज्वालामुखी बन जाएगा कोई कह नहीं सकता। लेकिन शरद पवार जिस तरह के खेल खेल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि कांग्रेस के लोगों का धैर्य पहले ख़त्म होने वाला है, शिवसेना से भी पहले। शिवसेना की समस्या ये है कि बार बार वो जो है ये बताना चाहती है कि उसने हिंदुत्व का रास्ता छोड़ा नहीं है, लेकिन उसकी सरकार जो कर रही है, उसके मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं, उन सब का संदेश यही है कि शिवसेना उस रास्ते को पीछे छोड़ाई है। अब उसके लिए उस रास्ते पर लौटना बड़ा कठिन होगा। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। कांग्रेस और एनसीपी का साथ भी हो और हिंदुत्व का मुद्दा भी हो, दोनों में से किसी एक का चुनाव शिवसेना को करना पड़ेगा और जो भी चुनाव करेगी उसमें उसका डूबना तय है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सरकार नाम के लिए चल रही है। वो एक दूसरे के वेस्टेड इंटरेस्ट के गोंद से चिपकी हुई है। उसके अलावा उसको बचाए रखने का, बनाए रखने का और कोई कारण नहीं है। और वो कब वो गोंद सूख जाएगा और ये सरकार गिरेगी कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसी सरकार का गिरना उसके चलने से ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें किसी का भला नहीं हो रहा है। सारे विकास के कामों का इस पर असर पड़ रहा है। 3 पहिए हैं, तीनों अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं सरकार की गाड़ी को। और उद्धव ठाकरे को पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने कौन सी मुसीबत मोल ले ली है। एक दिन भी उनको चैन से रहने को नहीं मिला है। वैसे भी उद्धव ठाकरे उस तरह के पॉलिटिशियन नहीं हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन। उनको वो राजनीति को और सरकार को भी वो सरकारी नौकरी की तरह करते हैं, तो इसलिए उनके लिए मुश्किल ज़्यादा है और इसीलिए शरद पवार के लिए आसानी ज़्यादा है। कांग्रेस में हालत है कि मतलब उनके मॉरल की हालत ये देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर बनने को तैयार हो गया। कुछ तो मिले, कहीं से मिले। जब ये डेस्परेशन, ये हालत आ जाती है तो ऐसे लोग लड़ नहीं सकते हैं, फिर लड़ने का मादा नहीं होता ऐसे लोगों में। तो अशोक चौहान या उनके साथी जो हैं उनमें लड़ने का मादा नहीं है, जो किसी भी छोटे बड़े पद के लिए तैयार हो जाए। तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की तो चीज़ है नहीं।
तो लड़ाई का न तो नैतिक बल है, न सांगठनिक बल है और न ही नेतृत्व का बल है। इसलिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बुरी हालत कांग्रेस की होने वाली है, उसके बाद शिवसेना का नंबर है, उसके बाद एनसीपी है। और इस सरकार के साथ ही शरद पवार के राजनीतिक वैभव का युग समाप्त होने वाला है। उसके बाद उनको मुझे नहीं लगता कि कोई पूछने वाला है भारत की राजनीति में। लेकिन किसी के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। कोई नहीं जानता कि किसका भाग्य कब कैसी करवट लेगा। फिर भी जो आज की तारीख में दिखाई दे रहा है, जो परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार यही बात सामने आ रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।